चलिए स्टूडेंट्स, आपकी एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम की आंसर की आ चुकी है और ये तुम्हारे सामने एक सेट है एक स्टूडेंट का जो कि इसी आंसर की से एक सेट लिया है मैंने अपने स्टूडेंट का। हमारे ही ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनकी आंसर की तुम्हारे सामने लाया हूँ और इसमें बहुत से बच्चे गड़बड़ कर चुके हैं। मैंने कहा था, समझाया था कि स्ट्रैटेजी को छोड़ लेकर के चलनी है और बच्चों ने गड़बड़ कर दी। जैसे कि ये जिस भी बच्चे की आंसर की है, ठीक है, सारी चीज़ें रिवील नहीं की जा सकती है इसलिए मैंने रोल नंबर छिपाया हुआ है। बट मैंने ये कहा था कि प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिस सेट्स ज़रूर लगाना। बच्चे पूछते रहते हैं सर ऑनलाइन सेट करें ऑफलाइन सेट करें। तो देखो, एक सिंपल सी बात है यार कि जूते कितने भी महंगे पहन लो, दौड़ेगा वही जिसके पैरों में दम होगा। तो कहने का मतलब सेट तुम ऑनलाइन करो या ऑफलाइन अटेम्प्ट करो, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता भाई। सेट्स करने ज़रूरी थे, डेली रूटीन की प्रैक्टिस ज़रूरी थी। अब कुछ बच्चों ने गड़बड़ नहीं की, जैसे हमारा ही ये स्टूडेंट है और बच्चे ने गड़बड़ क्या कर दी है कि 65 to 70 के अराउंड ही स्कोर अप कर पाया है और ये स्कोर तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इंग्लिश का स्कोर बता रहा हूँ मैं, केवल इंग्लिश का स्कोर है पूरे के पूरे पेपर में से, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये ठीक नहीं यार, सेट इतना इजी है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलत किए हैं बच्चे ने जो कि होने नहीं चाहिए थे। बट बच्चे को दोष भी नहीं दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि बच्चे की तैयारी ग्रामर करने के बाद में प्रैक्टिस सेट्स में केवल 2-1 महीने के अराउंड की थी और 2-3 महीने के तैयारी में ग्रामर के बाद में बेसिक करने के बाद में 2-3 महीने के प्रैक्टिस सेट के बैच में आने के बाद में 70 का स्कोर अच्छा है, लेकिन सिलेक्शन के लिए तो अच्छा नहीं है ना। अब वो गड़बड़ हो गई है, आपका स्कोर वही 120-130 पर जाकर के रुक जाएगा, चाहे आप रीजनिंग जीएस में कितना भी स्कोर कर लो। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश जो है ज़रूरी है। तो तैयारी के लिए मैंने तुम्हें एक ही बात कहा था, अगर इंग्लिश तैयार करना चाह रहे हो, केवल एसएससी स्टेनो के एग्ज़ाम के लिए नहीं यार, एसएससी बैंक आईएएस पीसीएस किसी के लिए भी मैंने तुम्हें ये कहा है कि एक तो सबसे पहले बेसिक पढ़ो, अपना बेसिक अच्छा करो। बेसिक के बाद में ग्रामर करने के बाद में वोकैबलरी करो, ठीक है। या ऐसे कह लो कि इसे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से डिफाइन कर लेता हूँ कि सबसे पहले जब आप अपना बेसिक तैयार करते हैं तो बेसिक बैच में जा कर के अपनी ग्रामर एंड वोकैबलरी को थोड़ा सा एनहेंस कर लीजिए और इसके बाद में आ जाइए आप एडवांस बैच में। एडवांस बैच में केवल और केवल प्रैक्टिस सेट्स कीजिए और इन प्रैक्टिस सेट्स के थ्रू आपका ग्रामर का भी डेली रिवीजन होता है और वोकैबलरी का भी डेली रिवीजन होता है और इसी के थ्रू हम ये भी सीखते हैं कि कैसे हमें अपना टाइम मैनेज करना है और कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है। अब इस बच्चे की बात बताऊं तो बच्चे ने क्या किया था, 90 के अराउंड अटेम्प्ट कर दिए, 95 के अराउंड, और स्कोर हो गया केवल और केवल 65-70 के अराउंड ही आकर के रुक गया और नेगेटिव भी हुए हैं, फिर नेगेटिव अलग काटने हैं। तो ये गड़बड़ हो गई। तो आपने क्या किया, अटेम्प्ट्स तो आपके बहुत ज़्यादा हैं, आप पेपर दे करके तो आ रहे हैं, आप खुश भी हो रहे हैं कि आज तो बहुत अटेम्प्ट किए, लेकिन जब आंसर की आपके सामने आ रही है तो आपकी उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिल रहा। ये क्या है? ये लैक ऑफ प्रैक्टिस है, बस ये केवल प्रैक्टिस की कमी है और कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर तुम में से कोई भी 2-4 महीने की प्रैक्टिस में जाकर के पेपर में बैठ रहा है तो देखो फेलियर मुंह लगेगी, ये बात इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो मैं तुम्हें बस इतना कहता हूँ कि अपने टीचर्स का साथ कभी मत छोड़ो। जब तक आपको सिलेक्शन नहीं मिल जाता एटलीस्ट तब तक तो आपको साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अब बच्चे क्या करते हैं, थोड़ी बहुत फीस के लालच में या किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ तिकड़म लगा करके सोचते हैं कि हम अपने आप कर लेंगे। मैटर तो देखो यार बिखरा पड़ा है मार्केट में, जहाँ से चाहो जितना चाहो ले लो, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो मैं तुम्हें बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि अपने टीचर के साथ चलते रहो, कम से कम सिलेक्शन तक टीचर के साथ चलो, तभी जा कर के बातों में मज़ा आता है। क्योंकि टीचर के साथ के बिना नहीं हो पाता है भाई, तुम कितनी भी कोशिश कर लो। वही चीज़ है जो टीचर के साथ से कोई चीज़ें 5 साल में होने वाली थी वो 5-6 महीने में हो जाती हैं, साल भर में हो जाती है। तो मैटर तो खूब है, उसकी टेंशन नहीं है। तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि एक तो तरीका सही हो तुम्हारी तैयारी का। ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे प्रैक्टिस सेट में कूद पड़े, ऐसा नहीं है। पहले बेसिक्स अपने ठीक करो। हर टीचर के अकॉर्डिंग बेसिक्स अलग होते हैं, रास्ता वहीं जाना होता है प्रैक्टिस सेट्स पे ही। डेली रूटीन एडवांस बैच का होना चाहिए। अगर आपके टीचर आपको एडवांस बैच प्रोवाइड नहीं करा रहे तो भाई मांगो, उनसे एडवांस बैच मांगो और डेली प्रैक्टिस सेट्स पढ़ो उनके साथ में बैठ करके, तभी जा करके मज़ा आता है, तभी सिलेक्शन होता है, ठीक है। ये बात पक्की है कि तुम्हारे अंदर ये गट फीलिंग ज़रूर होगी आज कि यार काश थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली होती तो पेपर तो इजी था, सारे क्वेश्चन सारे वर्ड जो है थोड़े थोड़े पढ़े हुए आ रहे हैं, थोड़ी सी और ज़्यादा प्रैक्टिस होती। तो यही बात मैं कह रहा था तुम्हें पहले भी कि अवेयर रहना, चौकन्ने रहना,
और ज़्यादा से ज़्यादा सेट कर लेना, अदरवाइज़ मार खाओगे पेपर में। और वही काम हुआ है बहुत से बच्चों के साथ। बहुत बच्चों ने 80+ 90+ स्कोर भी किया है, लेकिन बहुत बच्चे 60-70 पे रह गए। मैं कहता हूँ 75 तक भी अगर तुम्हारा इंग्लिश में स्कोर जा रहा है तो वो ठीक नहीं है। 85+ जा कर के ही आपका इंग्लिश का स्कोर सही माना जाता है, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ इतनी देर से कि क्यों ये सेट में 95+ आने चाहिए थे, ठीक है। मैं खुद 90+ रहता हूँ यार, तो मैं तुम्हें भी यही कहूँगा कि 90+ आने चाहिए, ठीक। इसका मैं तुम्हें सेट दिखाता हूँ और तुम्हें बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बच्चे ने गलत किए हैं जो कि नहीं होने चाहिए। एग्जामिनेशन हॉल के प्रेशर की वजह से गलत होते हैं जब हमारी तैयारी अच्छी नहीं होती। देखो ध्यान से, तुम्हें क्वेश्चंस दिखाता हूँ। ये देखो ज़रा, फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि क्या इंप्रूवमेंट आप क्वेश्चन में कर सकते हैं। ड्रॉप मी अ मैसेज, मुझे एक मैसेज कर देना व्हेन द फूड विल बी रेडी, जब खाना तैयार हो जाए। अब यहाँ पर आंसर इसने पहला दिया हुआ है, एसएससी ने जो आंसर की है, लेकिन बच्चे का आंसर क्या है, सेकंड ऑप्शन चूज़ किया हुआ है और ये गड़बड़ हो गई। आंसर था पहला, तो पहला ही क्वेश्चन गलत हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैंने तुम्हें कई कई बार बताया कंजंक्शन के चैप्टर में, जब तुम ग्रामर पढ़ रहे थे मेरे पास में, मैंने तुम्हें वहाँ बताया कि यार व्हेन, व्हाइल, अनलेस, अनटिल और बिफोर, आफ्टर कुछ ऐसे कंजंक्शंस हैं, खास लिखवा भी रखे हैं कि उनके बाद मॉडल वर्ब लगती ही नहीं है। और तीनों ऑप्शन में मॉडल वर्ब है, तीनों ऑप्शन साफ साफ कट रहे हैं। बताओ यार, इसमें सोचने का भी समय नहीं लग रहा है। 2 सेकंड का ये आंसर था और ये भी क्वेश्चन गलत कर दिया। बहुत बच्चों ने सही भी किया होगा, लेकिन मैं उन बच्चों को कह रहा हूँ जो बच्चे पढ़ तो रहे हैं लेकिन उनकी प्रैक्टिस कम है, मैं उनको बोल रहा हूँ। तो प्रैक्टिस कम जब होती है तो एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर ऐसा होता है कि सब्जेक्ट्स गड़बड़ हो जाते हैं, सही ना। सारे के सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं जो सही रहने चाहिए थे, जो गलत होने नहीं चाहिए थे। दूसरा क्वेश्चन देखो, मैं तुम्हें ये चीज़ बता रहा हूँ जो एक तरह से अगर थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस कर ली जाए वो गलत होते ही नहीं है, ठीक है। जैसे देखो, रिवर राफ्टिंग इज़ एन एडवेंचर स्पोर्ट। इसमें हम 5 to 10 सेंटेंस ही करेंगे ताकि हमारा लेक्चर भी छोटा रहे। 10 सेंटेंस के अराउंड करके हम हर लेक्चर में इसको पूरा करेंगे, प्रैक्टिस सेट को, ठीक है। रेगुलर रहो बैच में, बस इतना ही होना चाहिए। अगर रेगुलरिटी रही, अपने टीचर पर विश्वास रहा, टीचर तुम्हारे कैपेबल हैं, तुम्हें हर तरीके से सिखा पा रहे हैं, हर लेवल पे तुम्हें ले जाने के काबिल हैं, तो अपने टीचर का साथ छोड़ने की गलती मत करो, ठीक है। थोड़े बहुत पैसे बचाने के चक्कर में पूरी लाइफ बर्बाद कर बैठोगे अपनी, ये चीज़ ध्यान रखना बस। सेंटेंस क्या कह रहा है, रिवर राफ्टिंग इज़ एन एडवेंचर स्पोर्ट। ये एक एडवेंचर स्पोर्ट है जिसमें हम रिवर राफ्टिंग करते हैं। इन विच अ ग्रुप ऑफ 5 पीपल, जिसमें 5 लोगों का एक ग्रुप लेविटेट थ्रू अ रिवर, लेविटेट करता है रिवर के ऊपर। लेविटेट का मतलब क्या होता है, लेविटेट का मतलब होता है हवा में उड़ना या हवा में होना। अब रिवर के ऊपर हवा में तो होते नहीं है, तो सीधी सी बात है चेंज तो करना पड़ेगा, गड़बड़ तो है सेंटेंस में, ठीक। रिवर में क्या करते हैं, लेविटेट करते हैं या कुछ और करते हैं। इन एन इनफ्लैटेबल राफ्ट, इनफ्लैटेबल का मतलब जिसमें हवा भरी जा सके, जिसे फुलाया जा सके, जिसे फुलाया जा सके, जिसमें हवा भरी जा सके, ये इनफ्लैटेबल होती है, ठीक है। अब डेविएट का मतलब क्या होता है, डेविएट का मतलब होता है भटक जाना, अपने रास्ते से विचलन हो जाना। तो ये एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं, बिल्कुल नहीं आ सकता आंसर। नेविगेट का मतलब एक दिशा से दूसरी दिशा की तरफ जाना या एक तरफ से एक रास्ते से दूसरे रास्ते की तरफ आगे बढ़ना, ठीक है। तो नेविगेट का मतलब दिशा का पता लगाते हुए या रास्ता पता लगाते हुए आगे बढ़ना होता है। असेंबल का मतलब क्या होता है, असेंबल का मतलब होता है एक जगह जोड़ना, इकट्ठा करना, है ना, इकट्ठा करना, और या फिर एक जगह जोड़ना कह सकते हैं हम, है ना, असेंबल तुम जानते भी हो। और अलीविएट क्या होता है, अलीविएट होता है किसी के प्रेशर को हल्का करना, किसी का मन हल्का करना, किसी को लाइट करना, ये मीनिंग है। अब नेविगेट क्यों आ रहा है, तुम आंसर अपने आप समझ गए होंगे जब सारी वोकैबुलरी तुम्हारे सामने है तो, ठीक है। तो रिवर में लेविटेट नहीं किया जाता, रिवर में उड़ा नहीं जाता। लेविटेट का मतलब हवा में उड़ना या हवा में रहना, ये काम नहीं होता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो ज़रा क्या हो सकता है और क्या उसका सोल्यूशन होगा। अब देखो, इसमें पहले तुम इसका जो सेंटेंस था सेकंड वाला ऑप्शन इसका आंसर था। देखो बच्चे ने क्या लगाया हुआ है, देखो थर्ड आंसर लगाया हुआ है स्टूडेंट ने, और आंसर कौन सा था, सेकंड वाला था। वो केवल वोकैबुलरी की कमी की वजह से ऐसा हुआ है और प्रैक्टिस की कमी की वजह से ऐसा हुआ है।
अब देखो आगे अगला सेंटेंस क्या कहता है। अगला सेंटेंस कह रहा है वाज वर गिवन है, इसको एक्टिव पैसिव में बदलना है। तो वाज वर गिवन पैसिव वॉइस है, बहुत बेसिक सा चार्ट है कि सेकंड फॉर्म आनी चाहिए आंसर में। अब गेव जिसमें भी है वो ये आंसर होगा। गेव पहले में है, दूसरे में नहीं है, काट दो। तो तीसरे में नहीं है गेव, काट दो। चौथे में है, ठीक है। अब माई इंग्लिश टीचर, ये जो सब्जेक्ट था हमारा माई इंग्लिश टीचर, ये कैसे पता लगा कि सब्जेक्ट है? क्योंकि बाय इससे पहले आ रहा है तो यही पहले आएगा। माई इंग्लिश टीचर पहले चाहिए था, दिस बुक पहले नहीं आ सकता, सब्जेक्ट पहले आता है एक्टिव वॉइस में। आंसर सीधा सीधा हो गया। खैर ये क्वेश्चन बच्चे ने बिल्कुल सही लगाया हुआ है, इसका आंसर पहला ऑप्शन इसका लगाया हुआ है। ठीक, आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ही हैज़ ए मिलैंकोलिक टेम्परामेंट। टेम्परामेंट का मतलब स्वभाव, और मिलैंकोलिक का मतलब होता है उदासी भरा। ठीक है, उसका उदासी भरा स्वभाव है, मतलब वो हमेशा मन से ही ऐसा रहता है या ऐसी रहती है, जो भी यहाँ पर सेंटेंस है उसमें वो मन से ही हमेशा ऐसा है कि वो उदासी भरा रहता है। तो ही इज़ ऑफ्टन, इसीलिए वो अक्सर कैसे भाव का दिखेगा, मतलब उसके एक्सप्रेशन कैसे होंगे। इसीलिए ग्लैड मतलब खुशी वाले होंगे, जब उसका स्वभाव ही उदासी भरा है तो वो खुशी वाले एक्सप्रेशन होंगे उसके अक्सर। या ग्लूमी का मतलब भी उदासी भरा होता है। मिलैंकोलिक और ग्लूमी दोनों के दोनों सिनोनिम्स हैं, ये भी उदासी भरा होता है। क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक, और एंथुसियास्टिक का मतलब भी उत्सुक होता है, उत्साही होता है ना, उत्साह से भरा हुआ होता है। ये दोनों के दोनों सिनोनिम है। मिलैंकोलिक और ग्लूमी सिनोनिम दे रखे हैं। तो जब उदासी भरा स्वभाव है तो वो हमेशा उदासी दिखेगा, है ना, इसीलिए आंसर सेकंड वाला है। और यहाँ पर देखें स्टूडेंट ने कौन सा लगाया हुआ है, थर्ड आंसर लगाया हुआ है, जो कि गलत हो गया, है ना, हमें लगाना था सेकंड वाला। मीनिंग अगर पता है, प्रैक्टिस अगर थोड़ी सी अच्छी है तो आराम से आंसर आता है। ठीक, नेक्स्ट देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है दो आई वॉज नॉट हैप्पी, हालांकि मैं खुश तो नहीं था लेकिन फिर भी मैंने क्या किया, आई वेंट टू रिसेप्शन, मैं रिसेप्शन पर गया, बिकॉज ऑफ द सेक ऑफ माई फ्रेंड। अब बिकॉज ऑफ और द सेक ऑफ दोनों के दोनों सेम मीनिंग दे रहे हैं, उसके कारण से या उसके कारण से या उसके लिए, दोनों के दोनों सेम मीनिंग दे रहे हैं, इसलिए कोई सा एक हटना चाहिए। अब देखो ध्यान से, आई हैव गॉन, देखो पिछला पास था तो हैव प्रेजेंट में तो लेने की जरूरत नहीं है, काट दो इसको, फ्यूचर में भी नहीं जाएगा, ये भी काट दो। आई वेंट टू रिसेप्शन, यहाँ पर भी आई वेंट टू द रिसेप्शन, फॉर द सेक ऑफ माई फ्रेंड, फॉर द सेक ऑफ माई फ्रेंड, दोनों के दोनों सिमिलर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आई वेंट फोर आ गया, ये गड़बड़ हो गई, वेंट गो के बाद तो टू आती है ना, तो इसीलिए आपका सेकंड आंसर क्यों है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अपने फ्रेंड के लिए मैं रिसेप्शन पर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ह्यूमन लाइफ विल बी प्रोलॉन्ग्ड। अब तुम्हें फालतू कुछ नहीं देखना, एक्टिव पैसिव में जाना है तो विल बी, शैल बी और थर्ड फॉर्म दे रखा है। इसका जो फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव वो इसका रूल होगा, वो होगा विल शैल के बाद सीधी फर्स्ट फॉर्म। तो विल शैल प्रोलॉन्ग किस में है वो ढूंढ लो बस, इसमें नहीं है काट दो, इसमें भी नहीं है काट दो, इसमें भी नहीं है काट दो, और इसमें दे रखा है, तो यही आंसर है, सीधा सीधा आंसर है। खैर ये क्वेश्चन भी आई फील स्टूडेंट ने सही किया होगा, हाँ ये क्वेश्चन भी सही किया हुआ है बिल्कुल। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं सेवन्थ क्वेश्चन की तरफ। ये पेज भी कंप्लीट होता है। सेवन्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सेवन्थ क्वेश्चन है PQRS का। खैर PQRS और पैराजंबर्स पर तो हम बिल्कुल सेपरेट लेक्चर बनाएंगे, इस सेट के जितने भी होंगे उसे अभी के लिए छोड़ देते हैं। एक तो PQRS सेट के मैं छोड़ दूंगा, बिल्कुल PQRS छोड़ूंगा, और आपके क्या होते हैं क्लोज टेस्ट छोड़ूंगा और कॉम्प्रिहेंशन छोड़ूंगा, इनके बिल्कुल सेपरेट लेक्चर बनेंगे। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फॉल इनटू लाइन। फॉल इनटू लाइन का मतलब लाइन में रहना, लाइन का मतलब सीधे सीधे काम करना, उल्टा सीधा कुछ ना करना। तो स्ट्रेट रोड टू वॉक, सीधी सीधी सड़क घूमने के लिए, बिल्कुल नहीं। एडहेयर टू रूल्स, एडहेयर टू का मतलब होता है पालन करना, इसके बाद टू हमेशा फिक्स भी है, तो ये आंसर के चांसेस हैं। फ्यूमिंग एंड शाउटिंग, फ्यूम वर्ड जो होता है आपका, ये बहुत ज़्यादा क्रोधित होना होता है ना, मीनिंग लिख लेना, कोई भी वर्ड कहीं भी पूछा जा सकता है भाई। क्रोधित होना और चिल्लाना, और चौथा है सर्चिंग समथिंग, कोई चीज़ सर्च करना। तो आपको पता लग गया होगा लाइन में रहने का मतलब होता है नियमों का पालन करना, सीधा सीधा आंसर आपका आ गया सेकंड। ठीक, यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट ने क्या चुना हुआ है, ये सेकंड आंसर चुना हुआ है, ये बच्चे का सही था बिल्कुल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्नेस या जो भी नाम है ये लड़के का, कंपोज्ड ए सॉन्ग, अब पैसिव वॉइस में बदलना है, कंपोज्ड है सेकंड फॉर्म, फालतू चीज़ें देखने की जरूरत ही नहीं है, वाज वर थर्ड फॉर्म लगाओ सीधा।
तो वाज वर कंपोज्ड देखो पहले में नहीं है, काट दो। दूसरे में है, हो सकता है। तीसरे में भी बीइंग आ गया एक्स्ट्रा, ये भी नहीं है, काट दो। और अगले में वुड हैव है, काट दो। सीधा सीधा आंसर तुम्हें पता लग रहा है सेकंड वाला आंसर क्यों है ना। 9th क्वेश्चन भी हमारा हो गया है और सेकंड ही स्टूडेंट ने हमारे लगाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 10th क्वेश्चन को देखते हैं। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके मैं तुम्हें इसलिए दिखा रहा हूँ, बहुत सिंपल सा कारण है कि यार पेपर 60, 65 या 70 नंबर लाने का था ही नहीं। पेपर में 90 प्लस स्कोर ही होना चाहिए था। बट अगर आपके स्कोर इससे कम रह रहा है, जैसे हमारे इस बच्चे का स्कोर जो है 70 के अराउंड या 65 के अराउंड रह जाता है नेगेटिव काटने के बाद में, तो वो बहुत गलत चीज़ है। और उसके दो ही कारण हैं, या तो आपने तैयारी की ही नहीं है, और अगर आपने तैयारी की है तो आपकी तैयारी बीच में है। ठीक है, अभी आपने थोड़ा सा सही से लेवल पे नहीं पढ़ा है। प्रैक्टिस सेट को जितना ज़्यादा रेगुलर रखोगे उतने ज़्यादा आराम से इंग्लिश टैकल हो जाएगी। ध्यान रखना, इंग्लिश ग्रामर के कोर्सेज अलग से नहीं होते। चाहे आप एसएससी का कोई एग्ज़ाम दो, चाहे आप बैंकिंग का कोई एग्ज़ाम दो, चाहे आप आईएएस पीसीएस का कोई एग्ज़ाम दो, बेसिक ग्रामर सबकी एक ही होती है, वोकैबुलरी सबकी सिमिलर सी है। अगर इनको एक बेसिक बैच में तुम कर लोगे और उसके बाद प्रैक्टिस सेट्स एडवांस बैच के करो, तो तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आराम से सेट तुम्हारे हो जाएंगे। अब देखो, ये ग्रामर का रूल मैंने तुम्हें बिल्कुल क्लियरली पढ़ा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन का, शी इज़ टू ग्लैड, वो बहुत ज़्यादा खुश थी, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड रियल तो गड़बड़ लग रहा है। टू के साथ टू का जोड़ा होता है, ये तुम भी जानते हो। तो टू के साथ टू का जोड़ा केवल इसमें दे रखा है, तो वह इतनी ज़्यादा अच्छी है कि वो रियल नहीं हो सकती, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी बन करके दिखा रही है, ऐसी फीलिंग आ रही है। टू के साथ टू जब भी हम लगाते थे नेगेटिव सेंटेंस की फीलिंग आती है। अब मैंने तुम्हें सो दैट और टू दोनों का जोड़ा मैंने तुम्हें कंजंक्शन के चैप्टर में लिखवाया हुआ है, बताओ। और एक एक डिटेल बताई हुई है इनको कैसे यूज़ करते हैं सेंटेंस में। ठीक है, तो 10 के अराउंड क्वेश्चन मैंने तुम्हें आज के इस लेक्चर में कराए हैं। मैं तुम्हें ओवरऑल एक ही बात बताना चाहता हूँ भाई, सेट पूरा करेंगे, डिफरेंट लेक्चर्स में सेट पूरा करेंगे। मैं तुम्हें बस एक ही बात बताना चाह रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा अच्छे गाइडेंस के साथ में रेगुलर हो जाओ। अगर रेगुलर रहोगे तभी सिलेक्शन मिलेगा। कुछ बच्चे ये सोच बैठते हैं कि हमने तो ग्रामर पढ़ ली, हमने थोड़ी वोकैबुलरी याद कर ली और अब हमारा पेपर आराम से हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। तुम्हें ध्यान रखना है इस बात का कि गड़बड़ हो जाती है अगर आपने अपनी प्रैक्टिस को रेगुलरली ना रखा, रेगुलरली ना चलाया, तो गड़बड़ होने में देर नहीं होती। ठीक है, तो अपने टीचर के साथ रहो कुछ मंथ्स के लिए और उसके बाद में अपने घर पर बैठ करके पढ़ाई करो। कौन कह रहा है कि लगातार ही टीचर के पास रहना है, ऐसा भी करना ज़रूरी नहीं है। तो खैर, आज के इस लेक्चर को हम यहीं पर रोकते हैं। बाकी वही वाली बात है कि अब पछताए का होत जब चिड़िया चुग गई खेत, तो इससे बच करके थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा करो। ठीक है, नेक्स्ट ईयर के लिए टारगेट करो। इस साल अगर किस बच्चे से गड़बड़ हुई है तो ठीक, रेगुलर रहना बस। चलिए।